हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। दिस इज़ फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ पीएनसी। और लास्ट टाइटल में हम लोगों ने बात कर ली थी डिवीज़न रूल वाला कि डिवीज़न कैसे करना है ग्रुप्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक दो डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी प्रॉब्लम कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी प्रॉब्लम कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो फर्स्ट टाइटल है वो है डिवीज़न ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स। ये आखिरी टाइटल है। ठीक है, इसके बाद पीएनसी ख़त्म है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन जो है आराम से आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों इसको देखते हैं। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन आइडेंटिकल आइटम्स एमंग आर पर्सन्स ईच वन ऑफ whom कैन रिसीव 0, 1, 2, 3 और मोर आइटम्स लेस दैन आर इक्वल टू n इज n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। याद रखना है। ठीक है, इसी चीज़ को ऐसे भी बोलते हैं द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू आर ग्रुप्स इफ ब्लैंक ग्रुप्स आर अलाउड इज n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, अब इस चीज़ का मैं मतलब बता देता हूँ आपको। चलो वाइट पेज पे चलते हैं। बेसिकली बच्चों ये थ्योरम ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसको आर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे। ठीक है, बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि n नंबर्स हैं आपके पास और इन नंबर्स को आपको क्या करना है, r लोगों में क्या करना है, डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, डिवाइड करोगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, इसको कई लोग पार्टीशन मेथड भी कहते हैं। पार्टीशन मेथड या फिर इसको बेगर्स मेथड भी बोला जाता है, बेगर्स मेथड। ठीक है, अलग अलग नाम है। अब आपको ये सोचना है कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूँ कि एक खेत है, एक रेक्टेंगुलर खेत है या कोई भी खेत है। ठीक है, इस खेत को आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, इस खेत को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो दो जो है वर्टिकल लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर दो, 3 टुकड़े मिल गए। खेत को 3 हिस्से में डिवाइड करना था, आपने क्या किया, 2 वर्टिकल लाइन यूज़ किया। ठीक है, मीन्स 2 पार्टीशन कर डाला, 2 पार्टीशन कर डाला। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि जो नंबर ऑफ वेज होंगे, नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल थिंग्स एमंग्स आर इज n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 10 एप्पल हैं या 10 मैंगोज़ हैं, मान लो आपके पास 10 मैंगोज़ हैं, मैंगो 1, मैंगो 2, मैंगो 3, मैंगो 4, मैंगो 5, मैंगो 6, मैंगो 7, जैसे बड़ा मज़ा आ रहा है, मैंगो 8, मैंगो 9, मैंगो 10। ठीक है, ये सब हम लोगों ने बचपन में बनाया था, मैंगोज़। तो अगर 10 मैंगोज़ हैं और आपको जो है 5 लोगों में डिवाइड करना है, मान लो आपके पास 10 मैंगोज़ हैं, उसको 5 चिल्ड्रेन में, 5 चिल्ड्रंस में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करोगे, 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक काम करो, इसमें कहीं भी 4 पार्टीशन डाल दो, कहीं भी 4 पार्टीशन। जैसे एक पार्टीशन मैं यहाँ डाल देता हूँ, एक यहाँ डाल देता हूँ, एक यहाँ डाल देता हूँ और एक यहाँ डाल देता हूँ। जो मर्जी आया पार्टीशन आप डाल सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक बच्चे को ये मिल जाएगा, दूसरे बच्चे को ये मिल जाएगा, तीसरे बच्चे को ये मिल जाएगा, चौथे को ये, पाँचवें को ये। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आइडेंटिकल थिंग्स हैं और उनको आपको आर जगह डिवाइड करना है तो कितना पार्टीशन देना पड़ेगा, r-1 पार्टीशन देना पड़ेगा।
ठीक है, R-1 पार्टीशन देना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, अब अगर आपको ये करना है कि मतलब ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, अगर ये ढूंढना है तो क्या करोगे आप, आपको देखना होगा कि ये सारी चीज़ें कितने हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं यहाँ पे जिनको हम अरेंज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4, जैसे 10 तो मैंगोज़ हैं और 4 उनके बीच क्या है, पार्टीशन है। 10 मैंगोज़ हैं, 4 पार्टीशन है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा 10 प्लस 4 पार्टीशन है, 4C कितना 4, ठीक है, ये होगा ना। क्यों ये होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये कितने लोग हैं, 2 5 7 10 मैंगोज़ हैं और 4 पार्टीशन है। अगर इनको अरेंज करना है तो ये इक्विवेलेंट होगा किसके, 10 मैंगोज़ हैं 4 पार्टीशन है, तो फैक्टोरियल 14 वे से जो है अरेंज होंगे। बट क्या है, डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 10 मैंगोज़ जो है एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 10 करना पड़ेगा, 4 पार्टीशन एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 4 भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये और ये क्या इक्विवेलेंट है, बिल्कुल, ये और ये क्या है, इक्विवेलेंट है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, सेम है, आप देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि एक जो है मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया कि इसकी वैल्यू ये आने वाली है और ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है। मतलब इन चीज़ों को अरेंज आपने कर दिया और फार्मूले से ये मिल गया, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम जनरलाइज करें, अगर इसी चीज़ को मैं जनरलाइज करूं तो कैसे लिखूंगा, अभी तक बात किसकी थी, 4 लोगों को क्या करना था आपको, 5 लोगों को आपको क्या करना था, 5 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था। कितने ऑब्जेक्ट हैं, 10 ऑब्जेक्ट थे जो कि आइडेंटिकल थे, तो ये ऑब्जेक्ट हैं। और 5 लोगों को क्या करना था आपको, 5 चिल्ड्रन को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। तो अगर जनरलाइज करें n ऑब्जेक्ट के लिए, n ऑब्जेक्ट के लिए, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मैं अगर ले लूँ और मैं n ऑब्जेक्ट को r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, r चिल्ड्रन में, तो तरीका क्या होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जगह यहीं भी लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट आपने लिखा था तो 10 यहाँ पे है, आपने 10 क्या किया था, 10 मैंगोज़ लिया था तो यहाँ पे 10 मिला। तो अगर n ऑब्जेक्ट है आइडेंटिकल, कितना होगा यहाँ पे n होगा। प्लस अगर 5 लोगों में डिवाइड करना था मैंगोज़ को तो यहाँ पे कितना आया था, 4 आया था। तो यहाँ पे अगर r चिल्ड्रन में डिवाइड करना है चीज़ों को, न n ऑब्जेक्ट को r चिल्ड्रन में डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, r-1 आएगा, एक कम। 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो 4 आया था, यहाँ पे अगर r चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो r-1 आएगा, ठीक है, C। अच्छा, नीचे क्या है, 4 है, 4 का मतलब 5-1, 4 का मतलब क्या है, 5 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करना था, 5-1, तो यहाँ पे क्या आएगा, r-1। आई होप आपको एक एग्जांपल से समझ में आया होगा कि फार्मूला कैसे मिला है, ठीक है, फार्मूला कैसे मिला है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं इन विच 30 मैंगोज, इन विच 30 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 5 person, among 5 person is what, ठीक है। तो ये बताने के लिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 30 मैंगोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पर्सन में, ठीक है। तो कितना पार्टीशन करना पड़ेगा, 4 का पार्टीशन करना पड़ेगा, मतलब r की जगह 4 हो गया। अच्छा, n की जगह कितना है, 30 है। फार्मूला क्या होता है, n प्लस r-1 C r-1, ठीक है। तो कितना होगा, n की जगह 30 है, तो 30 प्लस 4-1 C 4-1,
मीन्स कितना होगा 33C3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एन आइडेंटिकल आइटम्स among r person, each one of whom receives at least one item is n-1 CR-1। ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में आपने देखा होगा वो 0 और 1 और मोर के लिए था, 0 और मोर के लिए था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एटलीस्ट 1 आइटम्स तो मिलना चाहिए। कोई ऐसा भिखारी या फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए जिसको ऐसा ना हो कि एक भी जो है ऑब्जेक्ट ना मिले। ठीक है, तो ये केस है जिसका रिजल्ट क्या है n-1 CR-1। इससे आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, सिंपल ही है। जहाँ पे n+r-1 CR-1 था वहाँ पे क्या है n-1 CR-1। ठीक है, ऊपर r नहीं आएगा, बस दिमाग में ये रखना है। इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग the number of ways of distributing 5 identical balls into 3 boxes so that no box is empty, नो बॉक्स इज एम्प्टी। ठीक है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, नो बॉक्स एम्प्टी का मतलब क्या है, एटलीस्ट 1 बॉल तो जाना ही चाहिए सारे बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 आइडेंटिकल बॉल है, तो n की जगह क्या है 5 है। अच्छा, एटलीस्ट 1 बॉल वाला केस है, इसका मतलब क्या है, फार्मूला क्या लगेगा n-1 CR-1। ठीक है, अच्छा r की जगह कितने हैं, बॉक्स कितने हैं 3 हैं, तो r की जगह क्या है 3 है। तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा, इस फार्मूले में बस पुट करना है। तो क्या होगा 5-1 C3-1, फाइनल आंसर क्या होगा 4C2। 4C2 की वैल्यू कितनी होती है 6। ठीक है, तो यह आसान सा क्वेश्चन था। तो जहाँ पे एटलीस्ट 1 वाला केस दिखे आपको, वहाँ पे आप आइडेंटिकल जो है ऑब्जेक्ट्स के लिए ये फार्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइटल है बच्चों वो है मल्टीनॉमियल थ्योरम। आखिरी टाइटल पीएनसी का मल्टीनॉमियल थ्योरम। ये मैंने बाइनॉमियल में हल्का फुल्का डिस्कस किया था। ठीक है, बट यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, तो मल्टीनॉमियल थ्योरम बेसिकली है क्या, जैसे मान लो मैं अगर बाइनॉमियल को यूज़ करूँ, बाइनॉमियल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 टर्म दिखे, अगर इस पे पावर 3 की बात करें तो क्या होगा, x³ होगा प्लस 3x² y होता है प्लस 3yx² होता है प्लस y³ होता है, यही होता है। तो अगर गौर से देखें इन सब चीज़ों को तो आपको क्या दिख रहा होगा कि एक्चुअली में हर टर्म में, जितने भी टर्म हम देख रहे हैं एक्सपेंड करने के बाद, तो हर टर्म में क्या हो रहा है कि ये जो पावर है वो x और y में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो पावर है, पावर का मतलब यहाँ पे पावर क्या है 3 है, वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो रहा है, एमंग x एंड y। ठीक है, सेम ये केस वैसा ही है जैसे मैं 3 मैंगोज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 2 लोगों के बीच, 3 मैंगोज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 2 लोगों के बीच। ठीक है, 3 लोगों को अगर 2 लोगों के बीच क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या बना था, n+r-1 CR-1। तो यहाँ पे n की जगह क्या है, मैंने बताया ना पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो n की जगह क्या है 3 है। अच्छा, r की जगह पे क्या है, x और y, क्योंकि 2 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो r की जगह क्या है 2 है। अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो कितना होगा 3 + 2, फिर क्या होगा -1 C2-1। तो फाइनली क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा 4C1। 4C1 की वैल्यू क्या होगी 4 होगी।
ठीक है, तो फाइनली आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो टर्म है एक्सपेंड करने के बाद वो कितने हैं, 4 टर्म है, ठीक है ना, जो कि एग्जैक्टली फार्मूले से मुझे यही मिला है। ये तो हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है हम लोगों को कि अगर मुझे पावर को दो लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इतने इतने अलग अलग तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, इतने अलग अलग तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीनोमियल थ्योरम का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे तो दो लोग हैं एक्स और वाई, अगर यही चीज़ें दो से ज़्यादा लोगों में आपको क्या करना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस मान लो टी हो, और इसमें पावर मैंने 10 ले लिया। ठीक है, तो कितने पॉसिबल केसेस होंगे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? तो आप क्या करोगे, फार्मूला अप्लाई करोगे, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। यहाँ पर n की जगह क्या है, 10 है, प्लस r की जगह कितना है, कितने लोग हैं भाई, 4 लोग हैं, 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन। तो फाइनली कितना मिलने वाला है, ये हो गया 15, 14 C3। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ टर्म बताएगा। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या है कि आपको वो सारे जो है वेरिएबल्स दिख रहे हैं, वो सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं जो कि कुछ न कुछ कोफिशिएंट्स वगैरह दे सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म तो इससे मिल ही रहा है, बट आपको क्या दिख रहा है कि हर डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ भी वेरिएबल है वहाँ पे पावर का सम किसके इक्वल है, टोटल पावर के इक्वल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो x पे पावर 2 है, y पे पावर 1 है, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 होगा। तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमको दिख रहा है कि जब हम एक्सपेंड करते हैं, बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो या फिर जो है मल्टीनोमियल हो, तो जब हम एक्सपेंड करते हैं तो किसी भी टर्म को अगर ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे जो वेरिएबल्स की पावर है वो टोटल पावर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये फार्मूला मल्टीनोमियल थ्योरम क्या बताना चाहता है कि हम कितने कितने अलग वेज से कुछ आइडेंटिकल चीज़ों को कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली बेगर्स मेथड और मल्टीनोमियल थ्योरम जो है एक ही है। ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम एंड बेगर्स मेथड एक ही है, बट आपको क्या ध्यान देना है कि 90% क्वेश्चन जो है बेगर्स मेथड से हो जाते हैं, आसानी से, बेगर्स मेथड से आसानी से हो जाते हैं। बट 10% क्वेश्चन जहाँ बेगर्स मेथड फेल हो जाता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको बाइनोमियल का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं आपको। जैसे यहाँ पे आपने देखा नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिखे हैं आपको, नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिखे हैं उसके लिए फार्मूला आपने डेवलप कर चुका है, जो है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि अगर मुझे कहीं भी x पे r का कोफिशिएंट ढूंढना है, कोफिशिएंट्स ऑफ x पे r इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स पे पावर माइनस n इज़, ये भी मैंने बाइनोमियल में बताया था, कितना होता है, ये होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी और इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, बट ये तो बेगर्स मेथड जैसा है तो ये तो आपको पता ही है कि मल्टीनोमियल थ्योरम का यूज़ करके बच्चों आप कोई भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 20 आइडेंटिकल टॉयज बी distributed among four children so that each one gets at least 3 toys, ठीक है, अब ये करना है एटलीस्ट 3 टॉयज, मतलब कम से कम 3 तो टॉयज हर चिल्ड्रन को मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, आपके पास जो है टॉयज कितने हैं आइडेंटिकल, 20 आइडेंटिकल टॉयज हैं, इसका मतलब n की जगह कितना है, 20 है।
ठीक है। बट चिल्ड्रन कितने हैं, 4 चिल्ड्रन हैं। चलो हम ABCD मान लेते हैं, A+B+C+D, इन सबको मिला के कितने मिलने चाहिए, 20। ठीक है, 20 टॉयज़ हैं और ABCD को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आपको ये समझना होगा कि हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ करेंगे। 20 को मान लो पावर्स है, ये पावर्स है और आपको 4 लोगों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पावर। ठीक है, तो बट आपको ए के लिए पहले सोचना पड़ेगा। एक चिल्ड्रन है, इसको क्या क्या मिल सकता है, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो आप देखोगे फॉर ए के लिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हो सकता है। देखो 4 चिल्ड्रन है आपके पास, आपको ए पे दिमाग लगाना है और ये पता है आपको कि ईच वन गेट्स एटलीस्ट 3 टॉयज़। कम से कम एक बच्चे को कम से कम 3 टॉयज़ तो मिलने ही चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि जो पहला पॉसिबिलिटी है वो x⁻³ होगा, क्योंकि कम से कम 3 तो मिलना ही है। ठीक है, फिर क्या मिल सकता है भाई, 20 है ना, तो फिर अगला पॉसिबिलिटी क्या है, इसको 4 टॉयज़ भी मिल सकते हैं, फिर 5 टॉयज़ भी मिल सकते हैं, 6 टॉयज़ भी मिल सकते हैं। ऐसे कितना होगा, x/20 होगा, जो ए के लिए था। ऐसे ही आप जो है बी के लिए भी सोचो, तो बी के लिए भी पॉसिबिलिटी क्या होगा भाई, हर चिल्ड्रन को कम से कम 3 टॉयज़ तो मिलना ही है। तो बी के लिए पॉसिबिलिटी क्या होगा, x/3 से लेके कितना होगा, x/20 तक। यही काम क्या होगा, सी के लिए भी होगा। कलर चेंज करते हैं, फॉर सी x³ + x4 + ... x/20। ठीक है, और फॉर डी क्या होगा, डी के लिए क्या होगा, वही होगा x/3 + x/4 ... x/20। ठीक है, आपने ABCD के लिए क्या सोच लिया, कंडीशन सोच लिया। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी सोच लिया कि हाँ ये हो सकता है कि सी को 3 टॉयज़ मिले या 4 टॉयज़ मिले या 5 टॉयज़ मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि सी को 20 टॉयज़ मिल जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है भाई। डिवाइड जब हम करते हैं तो पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि एक बच्चे को 0 टॉयज़ मिले, क्या मिले, 0 टॉयज़ मिले, लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है कि कम से कम 3 टॉयज़ तो मिलना ही चाहिए, इसीलिए x/3 से स्टार्ट हो रहा है आपका सीरीज़। ठीक है, अब करना क्या है, टोटल जो है आपके पास 20 जो है आइडेंटिकल जो है टॉयज़ है, तो करना क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई करना होगा। इनको क्या करना पड़ेगा, आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आप पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो। पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, x/3 + x/4 + x/5 + x/6, कहाँ तक, x/20। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आने वाला है, 4। ठीक है, क्योंकि कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 मिलने वाला है। अच्छा, इन सब में आप क्या ढूंढना पसंद करोगे, x पे कौन सा पावर ढूंढना पसंद करोगे, आप कितने टॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, 20 टॉयज़ को। तो अगर 20 टॉयज़ को जो है आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 लोगों के बीच, तो क्या करोगे, इस एक्सपेंशन में आपको क्या ढूंढना होगा, x/20 का कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ ढूंढना पड़ेगा आपको कोफिशिएंट ऑफ x/20 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, मल्टीनॉमियल थ्योरम से थोड़ा सा चीज़ें लेंदी हो सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है, बट ये है कि मल्टीनॉमियल थ्योरम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया था 90% क्वेश्चन तो बेगर्स मेथड से हो ही जाएगा, बट ये है कि जो थोड़ा सा ये हो कि एटलीस्ट 1 वाला केस, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए फार्मूला मैंने n-1 CR-1 बताया है। जब ये केस होगा कि एटलीस्ट 2 एटलीस्ट 5 से स्टार्ट करेगा या फिर कोई और कंडीशन डालेगा, तो आपके लिए बेहतर जो तरीका है वो है मल्टीनॉमियल थ्योरम। आप आराम से जो है ढूंढ सकते हो, जितने भी पावर्स के आपको रिक्वायरमेंट होगा या जितने भी ऑब्जेक्ट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा बच्चों के बीच, ठीक है, लोगों के बीच, बेगर्स के बीच, आप देख सकते हो उसको। तो x/20 आपको ढूंढना है इसमें। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक आपको GP का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, GP का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, यहाँ पे टर्म्स जो है आपके पास हैं वो कितने हैं, यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो 3 से स्टार्ट है। ठीक है, 3 से स्टार्ट है, 20 तक गया है, तो 18 टर्म्स हैं आपके पास। कितने हैं, 18 टर्म्स। तो GP में जो nth टर्म्स का फार्मूला होता है, nth टर्म के सम का फार्मूला होता है, वो क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म जो होता है, क्योंकि ये GP में इसका कॉमन रेशियो क्या है, इस सीरीज़ का कॉमन रेशियो क्या है, x है, क्योंकि x/4 डिवाइडेड बाई x³ क्या होगा, x होगा।
ये होता है जीपी के n टर्म्स का सम होता है ए आर पे n-1 डिवाइडेड बाय r-1, जहाँ r क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है। आपने अभी AP GP HP पढ़ा नहीं है, सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ा है, बट ये आप याद रखोगे। हर जगह हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम में इसका यूज़ करेंगे। SN का फार्मूला होता है ए आर पे पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो कितना होगा, ये होगा ए की जगह कितना है, x पे 3 है तो x पे 3 हो जाएगा। अच्छा r की जगह मैंने बताया कॉमन रेशियो की कितना है, x है, तो x पे पावर कितना हो जाएगा n की जगह कितना है, n की जगह कितना है यहाँ पे 4 है, n की जगह यहाँ पे कितना है 4 है, क्योंकि पावर कितना है 4 है, ठीक है। एक और चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। आप या तो ऐसे कर सकते हो या फिर यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बजाय इसके हम लोग एक और रास्ते से जा सकते हैं। जो ऊपर है उसमें से मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे देखो x³ है, x4 है, वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो ऊपर ही आप x³ कॉमन ले लो, अंदर अगर मैं x³ कॉमन ले लेते हैं तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर मैं x³ कॉमन ले लूँ तो टोटल पे पावर कितना है 4 है, तो x³ जब बाहर आएगा तो क्या होगा, x³ पे पावर 4 बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x पे 12 हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 1 + x, ठीक है, प्लस x पे 3 एंड डॉट 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 कितना हो जाएगा, x पे 17 हो जाएगा, ठीक है। और पावर कितना है 4 है। अब देखो आप क्या ढूंढने चले थे, x पे 20 ढूंढने चले थे, x पे 12 तो यहीं मिल गया है, ठीक है। तो अब कितना ढूंढना पड़ेगा, x पे 12 तो यहीं मिल गया आपको, x पे 20 ढूंढना था आपको, तो x पे 12 अगर यहीं मिल गया है तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ x पे 8 की रिक्वायरमेंट है, तभी तो 20 बनेगा। किस में, इसमें, क्योंकि x पे 12 तो पहले ही है, x पे 12 तो पहले ही है, जो मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, x पे 20 बना सकता है। तो x पे 12 आपको पहले ही मिल चुका है, तो इसमें आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, x पे 8 ढूंढना पड़ेगा। इन 1 + x + x³ प्लस डॉट 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 x पे 17 पे पावर 4, ये ढूंढ लो, ठीक है ना। चलो बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, x पे 8 ढूंढना है आपको, किस में ढूंढना है, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x² डॉट 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 प्लस x पे 17 पे पावर क्या है 4 है। और मैंने बताया था कि सम ऑफ nth टर्म जो होता है वो क्या होता है, ए आर पे n-1 अपॉन r-1, ये भी होता है। और चाहो तो आप ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले सकते हो, तो फार्मूला ऐसे भी बन सकता है, ए 1 - r पे n अपॉन 1 - r, ठीक है। ये तब होता है जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से छोटी होती है। खैर यहाँ पे तो कोई कंडीशन है नहीं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अब x पे 8 ढूंढना है, इसमें इस पूरे में x पे 8 ढूंढना है, तो पहले तो इसको जो है सिंप्लीफाई करके लिख दो। तो इसको सिंप्लीफाई करने जाओगे तो आपको पता है कि a की जगह क्या है, a होता है फर्स्ट टर्म, a की जगह क्या है 1 है, तो 1 हो गया इंटू 1 - r पे n, तो r क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कॉमन रेशियो क्या है, x/1 मीन्स x, तो कॉमन रेशियो क्या है x पे पावर कितना है n। अच्छा n का मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 से लेकर 17 तक नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 18 होंगे, ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 - r का मतलब x, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। अच्छा ऊपर जो पावर है वो कितना है 4 है, इस पूरे पे पावर कितना है 4 है, क्योंकि अंदर वाले जो है टर्म्स का आपने सम लिख दिया है, 1 - x पे पावर 18 अपॉन 1 - x। अब क्या होगा, ये होगा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 - x पे 18 है, ये क्या है 1 - x है, ठीक है, ये क्या है 1 - x। तो अब आपको फाइनली क्या ढूंढना है, फाइनली जो है आपको x पे 8 ढूंढना है, इसके एक्सपेंशन में x पे 8 ढूंढना है। तो अगर हम x पे 8 ढूंढने चलें तो आपको, आप इसको जो है इस तरह भी लिख सकते हो, 1 - x पे 18 पे पावर 4 इंटू ये 1 - x ऊपर जाएगा तो 1 - x पे पावर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है।
आपको पता है कि इसके एक्सपेंशन में एक्स पे 8 कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, 18 है, 18 से स्टार्ट होगा। ठीक है, पावर क्या होगा, 18 से ही स्टार्ट होगा, जो मिनिमम पावर होगा वो 18 होगा। तो इस वाले केस में तो आपको एक्स पे 8 नहीं मिलने वाला है, तो इसको भूल जाओ, यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है, एक्स पे 8 तो नहीं मिलने वाला है, 1 माइनस एक्स पे 18 के पे पावर 4 के एक्सपेंशन में। तो आपको इसी में ढूंढना पड़ेगा एक्स पे 8। तो आपको ढूंढना है एक्स पे 8 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स पे पावर -4। ठीक है, और मैंने एक फार्मूला आपको बताया है, क्या बताया है कि जब भी आपको एक्स पे आर ढूंढना हो, किसके एक्सपेंशन में, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स पे पावर -n, वो कितना होता है, n प्लस आर माइनस 1 सी आर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, r की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, कलर चेंज करते हैं, n प्लस आर माइनस 1, तो n की जगह 4 है, 4 प्लस आर माइनस 1 सी आर की जगह 8, ये कितना होगा, 11C8। ठीक है, 11C8। अच्छा, 11C8 को 11C3 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है NCR इक्वल होता है NCR माइनस 1, सॉरी NCN माइनस आर, NCR किसके इक्वल होता है, NCN माइनस आर। ये अप्लाई करके आप 11C8 को 11C3 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, बट आपका आंसर मिल चुका है, ये रहा आपका आंसर। आई होप बच्चों आपको मल्टीनॉमियल थ्योरम से भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा कि मल्टीनॉमियल थ्योरम का यूज़ करके हम लोग कैसे जो है क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि आइडेंटिकल वाले क्वेश्चन कोई सा भी हो, आप मल्टीनॉमियल थ्योरम का यूज़ करके और यहाँ पे जीपी का फार्मूला यूज़ करके आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप जो भी सॉल्व करते हो, जैसे आपने सॉल्व किया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी किसके इक्वल था, 20 के इक्वल था। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस मिलेंगे, ये तो इक्वेशन है ना। अगर हम a b c d को अगर वेरिएबल से क्या करें, रिप्लेस कर दें, यहाँ पे x ले लें, यहाँ पे b की जगह y ले लें और c की जगह z ले लें, d की जगह t ले लें, तो क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को भी मल्टीनॉमियल थ्योरम से आप सॉल्व कर सकते हो, तरीका यही है, लॉजिक भी यही है। तो आई होप बच्चों सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो ये मल्टीनॉमियल थ्योरम था, जिसके हेल्प से जो है किसी भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर सकते हो, इक्वेशन वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो पीएनसी में आज पीएनसी आपका चैप्टर जो है ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग जो है कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। कैलकुलस में हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ेंगे वो लिमिट होगा, लिमिट के बाद डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन। बट 12th में जो टॉपिक आपको मिलने वाला है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसका फंडामेंटल जो बेस है वो क्या है, लिमिट है। तो आपको लिमिट अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए 11th में, तभी आप 12th की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कर पाओगे। ओके बच्चों, देन अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, एंजॉय करके, फील करके, कॉन्सेप्ट बिल्ड करके पढ़ाई करो, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिशन को दो तो वो आसानी से टैकल हो पाए। सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करो, फील करो, कॉन्सेप्ट पकड़ो और टैकल करो क्वेश्चन को। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। ठीक है, और चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। चलो बच्चों, अगला हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो लिमिट है। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करो एंजॉय करके। बाय बाय।